नमस्कार दोस्तों, ये जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ज़रूर, ताकि आपको हेल्प मिले और 100-110 की आपकी तैयारी जो है कंप्लीट हो सके। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा कीट सामाजिक प्राणी नहीं है? सामाजिक प्राणी मुझे नहीं लगता है कि किसी बच्चे को अब नहीं पता होगी, क्योंकि समाज के बारे में मैं लगातार बात कर रहा हूँ। सामाजिक सांस्कृतिक के बारे में वाइगोत्स्की ने बताया था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। सामाजिक प्राणी मतलब कि अकेले ना रहता हो, ग्रुप में रहता हो। जैसे कि आप देखोगे कि चींटियाँ जो हैं ग्रुप में चलती हैं, एक चलती है तो ऐसे धीरे धीरे चींटियाँ चलती हैं, एक रास्ता बदलती है तो सब रास्ता बदलते हैं। भेड़ को देखोगे तो वो समाज में ही चलता है, ठीक है। दीमक भी वैसा ही होता है, मधुमक्खी भी वैसी ही होती है। मधुमक्खी का छत्ते में देखो बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती हैं, क्या अकेली होती हैं? नहीं। तो यहाँ पर देखना दिलचस्प है कि सामाजिक प्राणी क्या नहीं है। तो अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, दीमक को भिड़ेंगे। ये बच्चे तो मार लेंगे कि हाँ यार, चींटी तो है नहीं, ठीक है। सामाजिक प्राणी तो चींटी है, मधुमक्खी है, ऑप्शन जो है सेकंड और फोर है नहीं। लेकिन यहाँ पर दीमक भी आपको देखने को मिलेगा कि सामाजिक प्राणी है, ठीक है। भृंग, देखो ये है भृंग, ठीक है। इसको बीटल भी कहा जाता है, ठीक है। तो बीटल, इसको भृंग आपने देखा ही होगा। ये समाज में नहीं रहता, आप देखोगे हमेशा अकेले आपको देखने को मिलेगा। तो ये भृंग है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है किस राज्य से सबसे पहले प्रवेश करती है? आपको पता है तिब्बत से निकलती है, ठीक है। मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ठीक है। और उसके बाद इंडिया से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। अब ये बांग्लादेश में जाती है तो भारत में जब एंटर करती है कौन से स्टेट में सबसे पहले? तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले यहाँ पर एंटर करती है जैसे। फिर असम में इसको दिहांग नदी भी कहा जाता है, क्योंकि दिहांग नदी इनसे मिलती है। फिर धीरे धीरे करके ये क्या कहा जाती है? बांग्लादेश में, और गंगा नदी से मिल जाती है। तो इसको क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? इसको जमुना कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है, ठीक है। तो इन सब छोटे छोटे फैक्ट को याद रखिए, परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ये सब मिलकर के क्या बनाती हैं? एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिनको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। तो देख लीजिए, ये मैपिंग है। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती हुई आसाम से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। और यहाँ पर आप देखोगे पश्चिम बंगाल से होते हुए यहाँ पर बांग्लादेश में मिलते हुए ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। और यहाँ पर एक सुंदरवन डेल्टा, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है दुनिया का, वो बनाती हैं। एक दिन मैप की भी क्लास चलेगी, जिसमें हम लोग इंडिया के मैप को देखेंगे, कौन सा स्टेट कहाँ है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लोग कर लीजिए फटाफट। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक इंग्लिश का सवाल है, इसको पहले देख लेते हैं। एक टीचर जो है, अ टीचर राइट्स द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द क्लासरूम ऑन द ऑब्जेक्ट इन द लैंग्वेज ऑफ लर्नर इन इंग्लिश एंड इन अनदर लैंग्वेज नोन टू लर्नर। व्हाट डज द टीचर ट्राई टू डू हियर? कहने का मतलब है कि एक टीचर है जो क्लास में एक कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि स्पेक्टिकल्स है, चश्मा है, ठीक है। स्पेक्टिकल चश्मा है। अब उसको सबको पता है चश्मा है, लेकिन वो इंग्लिश में क्या लिखेगी टीचर? स्पेक्टिकल्स। अब बच्चों ने यहाँ पर क्या सीखा? अब ये चश्मे को स्पेक्टिकल्स क्यों बताने की कोशिश कर रही हैं? इसके पीछे का रीज़न क्या है? टीचर ऐसा कोशिश क्यों कर रहा है कि दूसरी भाषाओं में चीज़ों को सिखाने की कोशिश कर रहा है, दूसरे भाषा के शब्दों को सिखाने की कोशिश कर रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है? तो यहाँ पर देखेंगे, इंट्रोड्यूसिंग द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट टू द लर्नर। यहाँ पर शब्दों की बात हो रही है, तो अल्फ़ाबेट कहाँ से आ गया? लैंग्वेज अवेयरनेस की बात नहीं है। लैंग्वेज तो बच्चे अवेयर हैं ही कि किस लैंग्वेज को सीखना है, किस लैंग्वेज को नहीं सीखना है, ठीक है। तो अवेयरनेस पॉजिटिव है, लेकिन लैंग्वेज अवेयरनेस यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है। डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्ट यहाँ पर निगेटिव हो गया। क्रिएटिंग लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट, तो बिल्कुल सही बात है। रिच इन्वायरमेंट बनाने के लिए यहाँ पर क्लासरूम में अलग अलग भाषाओं पर फोकस किया जाता है। उन भाषाओं को भी सिखाया जाता है जो भाषाएं जो है बच्चों को सीखना चाहिए मातृभाषा के अलावा, जो कि जरूरी हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि भूमिगत जल की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? जैसे कि भूमिगत जल का जो है स्तर वो गिरता जा रहा है। आपने गांव में भी देखा होगा, पहले 40 फुट 50 फुट पर पानी निकलता था, अब 100 फीट पर पानी नहीं निकलता है। निकलता भी है तो गंदा, तो 150 फीट आपको नीचे देखने को मिलता है हैंडपंप। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो भूमिगत जल हैंडपंप डालने पर ही पता चलता है कि भूमिगत जल जो है वो नीचे जा चुका है, तो उसका कारण भी वही होगा। तो सिंपल सी बात है, सिंचाई हेतु जो ट्यूबवेल का इस्तेमाल होता है, हैंडपंपों का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से सारा पानी बाहर निकाल लिया जाता है। और आपको पता है जो बरसात का पानी है वो रिश्ते रिश्ते जब जाता है यहाँ पर, तो उसको भी कम से कम 25 से 30 साल लग जाते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि बहुत पानी नीचे चला गया तो तुरंत चला जाएगा, और जो हैंडपंप में पानी आ रहा है वही वाला पानी आ रहा है जो बरसात के पानी में नीचे रिस जाता है। ऐसा नहीं है, उसमें टाइम लगता है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा है। तो वो एक ईवीएस का पार्ट है, वो अलग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे।
चलिए, एक गणित से सवाल है कि निम्न में से कौन सा गणित के शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। मुझे लगता है बच्चा इस चीज़ के बारे में बता देगा कि अमूर्तन क्या होता है। अमूर्त चिंतन, जो चीज़ नहीं दिखती है, ठीक है, जो चीज़ नहीं दिखती है उस चीज़ के बारे में बात करना। गणित तो वही है, उसमें कुछ दिखता तो है नहीं, तो ये सही बात है। अन्वेषण मतलब कि क्वेश्चन को देख करके आपको फील करना पड़ता है, ठीक है, कि यार ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, आपको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है ना, एब्जॉर्ब करना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन, आशावादी, मतलब कि आपको उम्मीद होनी चाहिए, ठीक है, गणित को लेकर के जो भी चीज़ें होती हैं उसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा होना चाहिए कि हाँ मुझे एक कॉन्सेप्ट आते हैं, और जब आप क्वेश्चन को करने लगते हो तो गलतियां होती हैं लेकिन आप उस चीज़ को सही कर देते हो, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिज्म। मतलब कोशिश तो करिए लेकिन रट करके याद करना है तो नेगेटिव है। अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं पता था लेकिन रटना देख लिया आपने तो इसको राइट आंसर करेंगे। चलिए, एक प्रश्न यहाँ पर देखेंगे मैथ से। और एक विद्यार्थी गुणन समस्या को निम्न रूप से हल करता है। कहने का मतलब है 35 और 43 को गुणा करता है तो 75 आता है। ऐसा क्यों होता है? विद्यार्थी द्वारा त्रुटि का अति प्रायिक कारण क्या हो सकता है? विद्यार्थी को 10 तक पहाड़ा नहीं याद है, यहाँ पर 10 का कहीं मतलब ही नहीं बनता। पहाड़ा याद नहीं है, याद वाली चीज़ तो यहाँ पर वैसे ही गलत हो जाएगा। विद्यार्थी ने कलन विधि को गुणन में अति विस्तारित कर दिया है, ठीक है। विद्यार्थी योग की कलन विधि नहीं जानता। विद्यार्थी कुछ भी नहीं जानता, ये जहाँ भी शब्द आ जाए कि विद्यार्थी नहीं जानता, वो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। संख्याओं का पुनः समूहीकरण कर पाने में असमर्थ, तो विद्यार्थी जो है असमर्थ दिख रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो जहाँ पर भी विद्यार्थी को आप नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, विद्यार्थी को कुछ नहीं आता, वो असमर्थ है, ये है वो है, तो वो गलत है, ठीक है। तो विद्यार्थी ने यहाँ पर क्या किया है कि कलन विधि को गुणन में अति विस्तारित कर दिया। कहने का मतलब है विद्यार्थियों को कुछ चीज़ों को सीखने के लिए करके सीखने की बात की जाती है। तो बच्चा जो है वो सीखने में बहुत आगे निकल जाता है, जिसकी वजह से गलती कर देता है। जिसको बोलते हैं ना कुछ एडवांस तुमने सीख लिया है क्या, तो वो वाला थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चला जाता है, जिसकी वजह से वो त्रुटि कर देता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। विस्तारित में अति विस्तारित कर दिया है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को याद रखेंगे, ये वाला जो होगा राइट आंसर होगा। 3 ऑप्शन गलत हो गए तो एक ऑप्शन सही है। देखिए, जीन पियाजे से रिलेटेड बहुत सारे सवाल बनते हैं जिसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता होती है? तो अमूर्त सोच क्षमता, लक्ष्य निर्देशित। और देखिए, इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जब तक रिवीजन नहीं करेंगे। तो पीडीएफ के लिए आप वहाँ पर जुड़िए ताकि आप रिवीजन कर सकें। कई बार क्या होता है, एक दिन डिले हो जाता है पीडीएफ में, लेकिन पीडीएफ आपको मिलेगा, परेशान ना हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पियाजे साहब की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है 0 से 2 वर्ष, जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर, जिसमें बच्चे सिर्फ और सिर्फ फील करते हैं, चीज़ों को छू करके समझ करके चीज़ों को करते हैं, ठीक है। दूसरी बात है 2 से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था, जिसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको कहते हैं। और ये जो अवस्थाएं होती हैं ये लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता होती है। मतलब कि जितना बच्चों को लक्ष्य दोगे उतना ही बच्चा करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करता, उससे ज़्यादा दिमाग लगाता ही नहीं वो, क्योंकि है ही नहीं तो लगाएगा कहाँ से। और पियाजे यही कहते हैं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसका दिमाग विकसित होगा और बच्चा उतनी ही ज़्यादा चीज़ें सीख पाएगा। लेकिन बच्चा जैसे जैसे छोटा होगा उसके पास उतनी ही बुद्धि होगी जितनी उसकी होनी चाहिए। तो 2 से लेकर के 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है यहाँ पर बच्चों को जितना कहा जाएगा उतना ही करते हैं, ठीक है। अमूर्त सोच की जो व्यवस्था होती है वो कहाँ से होती है? 11 से लेकर के 15 वर्ष या फिर ऊपर तक की अवस्था अमूर्त वाली होती है, तो ये वाला ऑप्शन है नहीं, ठीक है। परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक, यही वाली अवस्था है, चौथी अवस्था है, ठीक है। दूसरे को नजरिया लेने की क्षमता, यही वाली क्षमता है। लेकिन तीसरी एक अवस्था कौन सी है? 7 से लेकर के 11 वर्ष तक, जिसमें कि चीज़ों को देख करके एनालाइज करने लगता है, ठीक है। तो चीज़ों को देखने के बाद चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, वो कौन सी अवस्था है? वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो तीसरी अवस्था है। तो मैं तीनों अवस्था लिख देता हूँ। पहली है आपकी सेंसरी मोटर है, इंद्रिय गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से लेकर के 7 वर्ष, तीसरी है मूर्त अवस्था जो कि 7 से लेकर के 11 वर्ष है, और चौथी है अमूर्त अवस्थाएं जो कि 11 से लेकर 15। एक सवाल यहाँ पर सूक्ष्म गति कौशल से भी देखने को मिलता है। सूक्ष्म मतलब कि छोटा, ठीक है, और स्थूल मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो याद रखिएगा, सूक्ष्म मतलब छोटा। अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल छोटे अंगों से की जाती है? तो घसीट करके लिखना, ये आपका राइट आंसर होगा। दौड़ना, चलना और कूदना, इसमें बड़े बड़े अंगों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपके पैर का, ठीक है। उंगलियों का इस्तेमाल होता है लिखने के लिए, तो सूक्ष्म कौशल है जो कि उंगलियों से रिलेटेड है। निचोड़ करके जितने क्वेश्चन से लाया हूँ ताकि ये परीक्षा में फंसें, और ये फंसते भी हैं, ठीक है। कक्षा 4 के अध्यापक अयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। एक संग्रहालय की यात्रा है, जैसे कि हमने एक सभी बच्चों को कहा
कि हम लोग अब चलेंगे लाइब्रेरी देखने के लिए, तो इस क्षेत्र भ्रमण में कौन सी प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित करेगी। तो ये हम लोग क्षेत्र भ्रमण करेंगे तो ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चों के अंदर बदलाव देखने को मिलेगा, इससे बच्चे क्या करेंगे, किस तरीके की चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर जाकर के जब लाइब्रेरी में बच्चे जाएंगे तो वो वर्गीकरण करने लगेंगे क्या, कि ये वाली किताब इनकी है, ये वाली किताब इनकी है। ऐसा नहीं है, वर्गीकरण नहीं करेंगे। वहाँ पर जाने के बाद क्या कम्युनिकेशन, वहाँ लाइब्रेरी में तो बात ही नहीं होती है, तो कम्युनिकेशन कैसे करोगे, बिल्कुल शांत माहौल होता है। अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करेंगे बच्चे, जाकर के अवलोकन करेंगे तथा मॉडलों का निर्माण करेंगे। थोड़ा ठीक लग रहा है। नक्शा बनाना, ये तो गलत हो गया। वहाँ जाकर नक्शा बनाओगे, ऑलरेडी बना हुआ है नक्शा कि कहाँ कौन सी किताब रखी जाएगी, तो वहाँ नक्शा नहीं बनाना है जाकर के किसी भी चीज़ का, ठीक है। अवलोकन करना, जब भी कहीं भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप पिकनिक पर जाते हो, आजकल तो ट्रेंड चला गया है कि पिकनिक पे घूमना नहीं है, फोटो लेना है पहली चीज़, ठीक है। तो घूमने का मजा नहीं है, सिर्फ फोटो है ताकि दुनिया देखे, दुनिया जले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आने वाले 2-3 सालों में सारा ट्रेंड भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब भी आप कहीं जाएं तो अवलोकन करें, मोबाइल साइड में रखें, चीज़ों को फील करें। और यही शिक्षार्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप चिड़ियाघर में जाए तो फोटो लेने लगते हैं लोग, फोटो मत लो यार, आप वहाँ पर जाके फील करो, चिड़िया को देखो, आप देखो, बाघ को देखो, जानवरों को देखो, मोर को देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए। फिर उसके बाद आप जब आप लाइब्रेरी में जाते हो तो वहाँ पर भी चीज़ों को देखो, पुस्तकों को देखो, लोग कैसे बैठे हुए हैं, उन सभी चीज़ों को देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अवलोकन करना इंपॉर्टेंट होता है ईवीएस में, इस चीज़ को याद रखिए। ईवीएस में अवलोकन आ गया तो राइट आंसर होगा मैक्सिमम टाइम। एक ये बहुत ही फेमस सवाल है जो आप लोगों से बार बार पूछ लिया जाता है, शिक्षार्थी के वाचन कौशल, संप्रेषण, कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं, क्षमता को विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आकलन कार्य कौन सा होगा। मैं आपके कम्युनिकेशन स्किल का टेस्ट लेना चाहता हूं, मैं कैसे लूंगा, इस चीज़ के बारे में यहाँ सवाल पूछा जा रहा है। मैंने आपसे बोला कि खड़े हो जाओ और आप बताओ कि तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन है, दी गई स्थिति में वक्तव्य लिखना। वक्तव्य मतलब कि स्टेटमेंट की बात की जा रही है। जैसे कि आप स्कूल में लेट गए तो अब टीचर बोलेंगे बताओ तुम लेट क्यों आए। अब बच्चे ने बताया सर थोड़ा सा पापा की तबीयत खराब थी, दवा लेने चला गया था, इस वजह से लेट हो गया, बस। तो इससे क्या हुआ, इससे आपका कम्युनिकेशन पता चला गया नहीं। किसी दृश्य का वर्णन करना, किसी चीज़ को दिखाया गया, जैसे सर्कस दिखाया गया और पूछा गया कि यार बताओ क्या देखा, तो वो वर्णन कर देने से इससे कम्युनिकेशन का पता नहीं चलता। किसी श्रवण सामग्री को सुनना, इस पर प्रतिक्रिया देना कि हाँ अच्छा था, बट वो वाला फिल्म बहुत अच्छा था, तो इससे भी आपका कम्युनिकेशन है। ये बिल्कुल छोटे समय के लिए हो रहा है। लेकिन रोल प्ले में किसी पात्र को अभिनीत करना, ये इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। जैसे फेरी वाले की आवाज़ लगाना, किसी रोल प्ले में एक्टिंग करना, ये सवाल बनते हैं, इसी से आपका कम्युनिकेशन को जांचा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। कम्युनिकेशन स्किल जो है, जैसे कि आपका इंटरव्यू लेना, इसमें आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, तो आप एक तरीके से आप रोल प्ले ही तो कर रहे हैं ना, इंटरव्यू का ही देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे अभिनय करना, अभिनीत करना रोल प्ले में, ये एक इंपॉर्टेंट टूल है जो कि आपको संप्रेषण के लिए कम्युनिकेशन स्किल को नापता है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी चैनल पर, और टेलीग्राम से जुड़िएगा ताकि पीडीएफ भी मिल सके आपको। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले। अगर घंटी नहीं दबाओगे तो आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेंगे, तो आप घूमते रहोगे इधर उधर, ठीक है। जो चीज़ आपको सर्व की जा रही है अच्छी तरीके से डिज़ाइन करके, जो परीक्षा में पास करा सकती है, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा अवेयरनेस दिखाइए और चीज़ों को पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, ताकि आपका परीक्षा निकल जाए। आने वाले टाइम में बहुत भर्तियाँ आने वाली हैं 2023 में, तो उसके लिए कमर कस लीजिए। मुलाकात अगले वीडियो में करेगा। अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय।